नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। ठीक है जी। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल नंबर 29 से 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32। ये सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए मौलिक अधिकार, चाहे वो हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, इकोनॉमी से हो। सभी व्यक्तियों को अपने अधिकार पता रहने चाहिए। तो चलिए, मौलिक अधिकार पर किस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे सभी एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी, एचएएस, ठीक है, अलाइड एग्जामिनेशन, एनटी, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 2 पार्ट्स में रखेंगे। पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, 60 क्वेश्चन इसके ऊपर होंगे हमारे लगभग। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब्ड विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, भाग 3 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है हमारा क्वेश्चन यानी कि बी। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो इनिशियली ये प्रश्न हम देख चुके हैं पहला। ठीक है, तो वहीं से आपको क्लियरिटी आ चुकी है। तो इसका हमने डायरेक्ट आंसर ही दे दिया है, ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स वर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड इन विच कंट्री? मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता दी थी मौलिक अधिकारों को, और मौलिक अधिकार भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं। ठीक है, तो इंडिया इज टेकन द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब्ड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 12 से 35 हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं इस बात की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्क्राइब विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट एनलाइटेड पार्ट? ठीक है जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो उन्होंने मौलिक अधिकार को कहा है कि ये सबसे आलोकित भाग है, तो जो कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट करने चाहिए सॉल्व। ठीक है, मौलिक अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर, ऑप्शन ए, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषण पत्र के अनुरूप, इन अकॉर्डेंस विद यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सी, सरलता से संशोधित नहीं किए जा सकते, नॉट इजीली अमेंडेबल। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार, नेचुरल एंड इनलाइबल राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो इसका आंसर रहता है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसीलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है, जो नेचर भी हमको देता है। ठीक है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो। ठीक है, इसके बिना हम कंप्लीटली क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। ठीक है जी, हम कंप्लीटली क्या होते हैं? स्लेव होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में वर्णित है? इन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन हाउ मेनी आर्टिकल्स? ठीक है, तो कितने आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे? 12 से 35। ठीक है, तो 35 में से 12 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितने आ जाते हैं? ठीक है, तो टोटल 24। ठीक है, 24 आर्टिकल्स में हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है,
प्रारंभ में भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6, 7, 4, 5। तो इनिशियली 7 थे, वर्तमान में 6। एक मौलिक अधिकार 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में खत्म हो चुका है और वो राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 19 में भी था और आर्टिकल नंबर 31 में भी इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन? 6, 7, 8, 9। तो हम इसकी चर्चा कर ही चुके हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट गिवन टू द इंडियन पीपल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फंडामेंटल राइट्स मूल संविधान के हिस्से थे, वर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वर एडेड बाय द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, वर एडेड बाय द पार्लियामेंट 1952। या 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा जोड़ा गया, वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर हो जाता है दीज वर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रावर्तनीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो जितने भी ये पार्ट है ये कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन मूल अधिकार इन्फोर्सेबल होते हैं। अगर आप मौलिक अधिकारों का शोषण होता है किसी भी मौलिक अधिकार का, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको, ठीक है, वो अधिकार देगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फिल कर सकते हो और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में आप पिटीशन फिल कर सकते हो। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसका है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट लाइज विद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ, या भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 इट इज द ड्यूटी ऑफ, ठीक है जी, हाई कोर्ट टू प्रिजर्व द या टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। ठीक है, 32 में आपको रिट पिटीशन देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, 226 में रिट पिटीशन देखने को मिलेगा आपको हाई कोर्ट का। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल? क्या हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। याद रखें, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जब देश के अंदर 352 लगे या 359 को जब इंपोज करे राष्ट्रपति, तो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज अथॉरिटी टू हियर केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मौलिक अधिकारों का शोषण होता है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट ही जाते हो। ठीक है, हाई कोर्ट भी जा सकते हो 226 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, बाउंडेड है, उसको सुनना ही पड़ेगा और उसको रिट जारी करनी ही पड़ेगी 32 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट कैन बी मेड बाय ओनली प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज। तो अमेंडमेंट करने का पावर तो हमारे पास केवल एक ही संस्था के पास है, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन, ठीक है, कैन नॉट बी सस्पेंड, निलंबित नहीं किए जा सकते। कैन बी सस्पेंडेड, निलंबित किए जा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
तो आंसर आता है हमारा कि ये निलंबित किए जा सकते हैं, कैन बी सस्पेंडेड। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रेसिडेंट हैज पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, इफ ही इज इम्पोजिंग 352 इन नेशन, देन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? नंबर 1, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्यों के बीच में विवाद, ठीक है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। ये जितने भी मामले हैं, पहला, ठीक है, दूसरा और चौथा, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट अकेले देखता है, ठीक है जी। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही देखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? हु इज द गार्डियन फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जुडिशरी या मंत्रिमंडल? तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, जुडिशरी इज द, ठीक है, जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अभी हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो फंडामेंटल राइट के एमसीक्यूज रहेंगे वो काफी स्टेटमेंट वेज और काफी लंबे प्रश्न रहने वाले, तो आप जरूर दूसरा पार्ट भी देखें। लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पार्ट में हम जरूर डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हु कैन इशू द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सॉरी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ये ऑर्डर जारी करता है कि आपके मौलिक अधिकारों को लिया जा रहा है, ठीक है। इनिशियली ये प्रथा हिटलर ने शुरू करी थी, हिटलर ने बहुत से लोगों के मौलिक अधिकार लिए जर्मनी में, और बाद में उसने वापस ही नहीं दिए। तो वहीं से मौलिक अधिकारों के सस्पेंशन का जो अधिकार है वो शुरू हुआ, इंडिया ने भी वहीं से लिया, ठीक है। मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। मौलिक अधिकार पर कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कौन उसको कम ज्यादा कर सकता है, कौन कुछ समय के लिए रोक सकता है, सस्पेंड की बात नहीं हो रही है, तो वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ठीक है, प्रतिबंध लगा सकता है इनके ऊपर, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट? नंबर 1, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी, सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट कभी हमेशा इंडिविजुअल को मिले हुए हैं, तो इसका मेन मोटिव यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, एंश्योर द इंडिविजुअल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट? लागू करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, केवल सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों। तो आर्टिकल नंबर 32 और 226 जब हम पढ़ते हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट बोथ टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स इन द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निर्बंध करने का अधिकार किसे? हु हैज द पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और लंबा प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में भी हम देख लेंगे इसको, ठीक है। अंग्रेजी में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इन इंडिया। नंबर 1,
यह राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, इसको भी हम एक ही लेके चलेंगे। दे आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट। नंबर 2, ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। दे आर मेंशन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। दे एंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, और नंबर 4, यह यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के समान नहीं है। दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट सिमिलर टू द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। चूज द सही उत्तर चुनना है हमको। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सबसे पहले यह राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध ही मिले होते हैं। अगर राज्य किसी प्रकार का वायलेशन करते तो उनके खिलाफ वी हैव फंडामेंटल राइट। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। ठीक है, यह संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मौलिक अधिकार, ठीक है जी, हमारे कौन से पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में। नंबर 3, यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये नहीं है, ये हमारा प्रियम्बल की बात लिखी हुई है, तो इसको हम प्रियम्बल में देखेंगे। ठीक है, नंबर 4, यह यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के समान नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत बात है, तो ये हमारे यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के समान ही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1 एंड 2। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या है। ये 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4, तो हमारा आंसर होने वाला है 1 एंड 2। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? द राइट टू इक्वलिटी एनश्राइंड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5 से 9, 5 से 9 तो कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 9 से 13 में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 14 से 18 या 17 से 21, तो हमारा आंसर आ जाता है। जब हम आर्टिकल नंबर 14 टू 18 पढ़ते हैं तो सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी हमें वहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17। तो विधि की बात, जहां विधि की सत्ता की, द रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जिसमें हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कार्य यानी कि विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण। प्रॉपर तरीके से हम डिटेल में जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमें अच्छे से समझना होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेद के साथ पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित किया है? By reading the term socialism in the preamble, with which article did the Supreme Court define the right to equal pay for equal work? ठीक है, तो राइट टू पे फॉर इक्वल वर्क की आपको आर्टिकल नंबर 39 के क्लॉज नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात करें फंडामेंटल राइट में कि सोशलिज्म की बात करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करें, तो कौन से आर्टिकल में? सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन 14। 14 में रूल ऑफ लॉ है, इसमें कोई इसका प्रोविजन नहीं है। 14 और 15 में, तो 14 तो है ही नहीं हमारा। ठीक है जी, 14 एंड 16, हाँ हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 14, 15, 16। ठीक है, समानता की बात 14 और 15, 16 में की गई है। तो 14, 15, 16 इक्वल पे फॉर इक्वल, यानी कि इक्वलिटी की बात ही 14, 15, 16 में की गई है। ठीक है, तो हमारा 14 भी होता है, ठीक है, 15 भी होता है और 16 भी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? 12, 13, 14, 15, तो इनिशियली हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस वर्ड को, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि कानून के समान संरक्षण या कानून के समान समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? 14, 15, 16, 18। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए।
14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। जो आर्टिकल नंबर 15 है वो बात करता है हमारी किस चीज की, आर्टिकल नंबर 15 करता है नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है और 18 ठीक है टाइटल्स की बात करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल? 14, 17, 19 या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी की बात इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में हमको अनटचेबिलिटी का प्रोविजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। समानता का अधिकार भारतीय नागरिक के लिए किस प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? द राइट टू इक्वलिटी एंश्योर विच टाइप ऑफ इक्वलिटी फॉर इंडियन सिटीजन? रिलीजियस इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी या ऑल ऑफ एबव? ठीक है, समानता का जो अधिकार है वो हमें किस प्रकार का अधिकार देता है? तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। रिलीजियस इक्वलिटी भी, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी और सोशल इक्वलिटी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अंदर भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण किस अनुच्छेद के अंदर प्रदान किए जाते हैं? अंडर विच आर्टिकल? ठीक है जी, आर अवार्ड लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है जी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 18 है, आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर 23 है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखने को मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 18, यानी कि जितने भी भारत रत्न, ठीक है, जो भी आपके अवार्ड हैं, ठीक है, जो भी आपके अवार्ड हैं वो किसके तहत आपको दिए जाते हैं? ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 जिसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1995 प्रेजेंटली नोन एज सिविल राइट एक्ट, ठीक है, या फिर नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, ठीक है, सी सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, या डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है जी, तो 1995 में जो अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 के तहत जो कानून बनाया गया था उसको नाम दे दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन आर्टिकल 15 फॉल अंडर विच फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, या राइट टू इक्वलिटी? ठीक है जी, तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 में आपको देखने को मिलेगा। और इसी में आप क्या देख सकते हैं? ठीक है, इसी में क्या देख सकते हैं? आर्टिकल 15 भेदभाव की मनाही भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अन्य से वर्ग से विभिन्न आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? 14, 15, 16, 19। ठीक है, तो 14 हमारे राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, 15 राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, 16 भी राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, और 19 राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। 19 यानी कि ये हमारा इससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, नेक्स्ट किस किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार व्याख्यात किया है? ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
ऑन what basis did the Supreme Court interpret the fundamental right of equal pay for equal work? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, वर्ड सोशलिज्म इन प्रियम्बल, ठीक है। बी आता है, ठीक है जी, बी आता है ए को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ना, रीडिंग ए विद द आर्टिकल नंबर 14। ऑप्शन सी आता है ए को अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ना, रीडिंग ए विद द आर्टिकल 16, ठीक है। डी आता है ए बी सी सभी को मिलाकर, रीडिंग ए बी सी टूगेदर, ठीक है। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का मतलब क्या है, ठीक है जी। तो ये आता है जितने भी 14 हो गया हमारा, 15 हो गया हमारा, 16 हो गया हमारा, ठीक है। हम पहले ही बता चुके हैं इस प्रश्न को, तो ए बी सी मिलाकर, रीडिंग ए बी सी टूगेदर, ठीक है। यानी कि सॉरी, रीडिंग ए बी सी टू, ये ए भी हो गया इसमें, बी भी हो गया इसमें, सी भी हो गया। वर्ड सोशलिज्म इन दी प्रियम्बल, समाजवाद जो प्रियम्बल में दे रखा है उसको भी, और 14 के साथ भी पढ़ सकते हैं इसको, बी भी होगा, ठीक है। और ए बी सी तीनों मिलाकर, यानी कि 14, 15, 16 तथा प्रियम्बल हर जगह समाजवाद को, ठीक है, क्या किस प्रकार से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का इवनिंग समाजवाद को ही माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? Which fundamental right was amended as a result of Supreme Court decision in state of Madras versus चंपकम दोराई रंजन? ऑप्शन ए आता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा आता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सी आता है अस्पृश्यता के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। या डी आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी 1927 में एक इंपॉर्टेंट, जियो के पास एक इंपॉर्टेंट ये केस देखा जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। जो SC ST थे उनके लिए रिजर्वेशन का ये मामला था, ठीक है। तो रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो वो हमारा भेदभाव का पार्ट आ जाता है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है चंपकम दोराई रंजन केस, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे, जिसमें 15 का 4 देखने को मिलता है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से 15 का 4 क्लॉज पढ़ सकते हैं, 16 का क्लॉज नंबर 4 पढ़ सकते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार नहीं था? फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज आर्टिकल नंबर 19(1) ए विशेष रूप से उपम स्पेशली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1) ए। बी 19(1) ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक अधिकारों में निहित है, इम्प्लिसिट इन दी ब्रॉडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल नंबर 19(1) ए। सी आर्टिकल नंबर 361 ए के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड अंडर प्रोविजन आर्टिकल 361 ए, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे विधि के शासन के प्रवर्तन से उत्पन्न, एनिमेट फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल। सिंपल आपको ये आपको आर्टिकल नंबर 19(1) ए यहां पे भी देखने को मिल रहा है, 19(1) ए यहां पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक अधिकार में है या विशेष रूप से उपबंधित हैं, तो ये स्पेशली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1) ए है। वहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि जो हमारा जो आपका प्रेस होगा, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) ए में दी गई है, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार होगा। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की आजादी का उल्लेख नहीं करता, पर यह आजादी किस अनुच्छेद में, ठीक है, अंतर्निहित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बट इट इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल? 19(1) ए, 19(1) बी, 19(1) सी, 19(1) डी। तो हम पढ़ ही चुके हैं आर्टिकल 19(1) ए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बताई गई है, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता की बात नहीं करता। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की गई? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम गारंटीड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19? 10 प्रकार की, 8 प्रकार की, 6 प्रकार की या 4 प्रकार की?
तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में सबसे पहले बोलने की, फिर आपके पास है उसके बाद सम्मेलन करने का अधिकार, राइट टू मूवमेंट फ्रीली, ठीक है, और राइट टू एसोसिएशन आपके पास है, राइट टू सेटलमेंट आपके पास है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में दे रखी है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन आर्टिकल्स में है? राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्क्राइब अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 30, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से 22 में आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट टू फ्रीडम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 19 में वर्णित स्वतंत्रता किसे प्राप्त है? द फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के निवासियों को, ऑल पर्सन बॉर्न इन इंडिया, भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों को, ओनली इंडियन सिटीजन, केवल भारतीयों को, या ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों की, जिसके पास भारत की नागरिकता होती है उन्हीं को मिलते हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है? आर्टिकल 21 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओनली एग्जीक्यूटिव, ओनली लेजिस्लेचर, ओनली जुडिशियल, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 कार्यपालिका और विधान पालिका दोनों के विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें संरक्षण देता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बार बार क्वेश्चन आया है, 19, 20, 21, 22, तो आप डायरेक्टली 19(1)(a) कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिकों की सही स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रीडम अवेलेबल टू सिटीजन? ठीक है जी। हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल विद आर्म्स, हथियार तो कभी भी नहीं रख सकते आप, ठीक है। फ्रीडम टू कॉन्स्पिराइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का अधिकार, ये भी बिल्कुल नहीं है हमारे पास। भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है, ठीक है। लेकिन ये आपको आर्टिकल नंबर 21 में मिलेगी, 19 में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है जी। तो आंसर आपका क्या होगा? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये आपको, ठीक है, निम्नलिखित नागरिकों का सही स्वतंत्रता संबंधी, तो सही जो आपकी स्वतंत्रता है वो आपको भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता में ही दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इनहेरेंट इन विच राइट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, सिक्योरिटी ऑफ वर्क मटेरियल, ठीक है। तो हमको ये भाषण की स्वतंत्रता में ही आर्टिकल नंबर 19 की क्लॉज नंबर 1 में ही ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंडामेंटल राइट? राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार, ठीक है। तो हड़ताल पर जाने का हमको कोई अधिकार नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सारे मौलिक अधिकार हमको दिए जा चुके हैं। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद संरक्षण आपका प्रदान करता है? विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड? 14, 19, 21, या इनमें से कोई नहीं? आई थिंक इससे पहले, ठीक है, मैं इस प्रश्न को बोल चुका हूं कि आर्टिकल नंबर 21 आपको अब्रॉड घूमने की भी स्वतंत्रता देता है। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि नो वन कैन बी फोर्स टू साइन द या सिंग द नेशनल एंथम बिकॉज इसके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, ठीक है। मतलब इट एक्सप्लॉयट द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2, इससे अंतकरण और धर्म, ठीक है, इससे अंतकरण और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, ठीक है। इट वायलेट द राइट टू रिलीजन।
नंबर 3, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर प्रोविजन टू, ठीक है, प्रोहिबिट टू सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है जी, तो कौन सा इसमें सही है? एक दो, दो तीन या एक दो तीन, तो ये तीनों ठीक है। ठीक है जी, इससे क्या होती है? स्वतंत्रता का उल्लंघन भी होता है, इससे धर्म धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा कोई प्रॉपर तरीके से प्रावधान भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल बाय द सुप्रीम कोर्ट? राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार, ठीक है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, एक दो, दो तीन, एक तीन या एक दो तीन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 के तहत इन तीनों को, ठीक है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो आपको 14, 15, 16 में देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आवास का अधिकार आपको देखने को मिलेगा 19 में, 21 में देखने को मिलेगा विदेशी यात्रा का अधिकार। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द राइट टू फ्रीडम? नंबर 1, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अबाधित स्वतंत्रता, रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं। क्यों रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जब आप आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज नंबर 19(1) पढ़ेंगे, ठीक है, 19(1) पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा भाषण की स्वतंत्रता। लेकिन जब आप 19(2) पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बोलो, भाषण दो, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी की मानहानि हो, जिससे किसी या जिससे देश को किसी प्रकार का खतरा हो, या किसी कम्युनिटी का भी हरास हो। तो अबाधित स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप बोल सकते हो लेकिन रिस्ट्रिक्शन में रहकर बोल सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में लिखा गया है? द राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल? 14 to 18, 19 to 20, 23 to 24, 25 to 30। तो 23 से 24 में आपको दो आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 23 में आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, और 24 में आपको बाल जो आपका चाइल्ड लेबर है उसकी बात होती है। दोनों एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चे शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? अब मैं अभी भी बता चुका हूँ। 17 आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, 19 आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 23 आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, और 24 हमारा, ठीक है, किसकी बात करता है? तो ये बात करता है चाइल्ड लेबर की, 14 साल के बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन है, किस आयु के बालक को खान अथवा अन्य खतरनाक कार्य करने से रोका गया है? चिल्ड्रन बिलो व्हाट एज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन माइंस हजारस एम्प्लॉयमेंट? 14 साल, 16 साल, 18 साल, 21 साल। तो ये क्वेश्चन मैं बता ही चुका था भी। ठीक है, 14 ईयर से 14 साल से छोटे बच्चे किसी भी माइन में, किसी भी चाय की तफरी पर, किसी भी होटल में काम नहीं करेंगे। ठीक है, बागानों बगीचों में भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, खेतों में भी काम नहीं करेंगे, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 24 के तहत है ये। कारखाने एवं खानों में किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइन? ठीक है, 12, 14, 18, 20, तो कम से कम 14 साल होनी चाहिए। 14 साल से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में प्रस्तुत करना आवश्यक है? ठीक है, विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट अरेस्ट पर्सन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे? तो 24 घंटे अंडर आर्टिकल 22। अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि पुलिस वाले उसको 3-4 दिन तक रोके रखें, ऐसा नहीं हो सकता।
24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटाखा बनाने वाले कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ठीक है, एंगेजिंग चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर फायर क्रैकर फैक्ट्रीज वायलेट विच फंडामेंटल राइट? इक्वलिटी का राइट, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू फ्रीडम, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। तो ये तो एजुकेशन का तो कोई मामला नहीं है, आर्टिकल नंबर 24 वायलेट होता है जो कि एक्सप्लॉयटेशन में आता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा? Which article state that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 20 और 22 हमारे क्रिमिनोलॉजी से संबंधित हैं। 20 में 3 प्रकार की बातें बताई गई हैं कि नो डबल जियोपैरिडी, ठीक है, नो एक्सपेक्टो लॉ एंड, ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं, एक क्राइम के लिए उसको बाध्य नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति उसको अपराध कबूल करने के लिए, और उसके ऊपर कोई भी भूतलक्षी दंडिक जो आपका कानून है नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संविधान में कौन कौन सा अधिकार प्राप्त करता है? विच राइट आर प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एन अरेस्टेड पर्सन? 20 और 22 आपको अच्छे से याद रखने। नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, बिल्कुल है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। बी, अपनी पसंद का वकील का परामर्श करने का अधिकार, राइट टू कंसल्ट लॉयर ऑफ वन चॉइस। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है, या उपयुक्त ऑल ऑफ दीज। तो ये आर्टिकल नंबर 22 में ये 3 प्रकार के कानून बताए गए हैं कि आपको ये 3 कानून मिलेंगे, ठीक है। अगर गिरफ्तार होते हो तो जरूर आपको जानने का अधिकार है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, और अपने वकील से कंसल्ट कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी आपका मौलिक अधिकार हो जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिस्क्राइब अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी में बार बार पढ़ा रहा हूं। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम मैं पहले बता चुका हूं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो 25 से 28 हमारा, इसके साथ साथ भी जो 29 से 30 होता है उसमें आता है हमारा कल्चरल राइट, और जो आपका 32 आता है उसमें आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। इसके तहत हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये पार्ट 1 था फंडामेंटल राइट का, जिसमें हमने कुछ आसान क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है, 50 to 60 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या कौन सी वीडियोज या कौन से एमसीक्यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।